फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में व्यंजन कवर करेंगे। इससे पहले हम भाषा, लिपि, स्वर और स्वर का वर्गीकरण कंप्लीट कर चुके हैं। व्यंजन शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जान लेते हैं जो वर्तनी में स्पेलिंग के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो रूल्स हम लोग को नहीं पता होता है तो जनरली हम लोग से स्पेलिंग गलती हो जाता है। स्पेलिंग वर्तनी का क्वेश्चन आता है जब। तो पहला पॉइंट क्या है, जब स्वर किसी शब्द की शुरुआत में हो तो वो अपनी वास्तविक रूप में होता है। वास्तविक रूप क्या होता है, इससे पहले हम जानते हैं कि स्वर का हमारा दो रूप होता है। एक होता है उसका मूल रूप जिसको वास्तविक रूप कहते हैं और दूसरा होता है मात्रिक रूप। जब वो मात्रा के फॉर्म में लगता है तब वो एक अपने मात्रिक रूप में आता है। जब किसी व्यंजन के साथ लगता है तो वो मात्रिक रूप में आता है, या और जब उस शब्द से किसी स्वर से ही किसी शब्द का शुरुआत हो तब वो मूल रूप में आता है। उसका मूल रूप क्या होता है, जो हम बचपन में पढ़े हैं ना, अ कैसे लिखते हैं, आ कैसे लिखते हैं, जिस तरह से सिंबल यूज़ किए हैं वो उसका मूल रूप है, वास्तविक रूप है। और जब उसको हम व्यंजन के साथ लगाकर कि दूसरा एक नया शब्द बनाते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, मात्रिक रूप में कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसमें पहला पॉइंट क्या बोला है, जब स्वर किसी शब्द की शुरुआत में लगे या फिर किसी स्वर से ही किसी शब्द का शुरुआत हो तब वो अपने वास्तविक रूप में लगता है। जैसे आम, आ म, तो आम, हम इसमें आम जो लिखे हैं आ से शुरू हुआ है, वही आ अगर क के बाद लग जाए, बीच में लग जाए तो कैसे लगेगा, अपनी मात्रा रूप में लगेगा या मात्रिक रूप में लगेगा। देख पा रहे हैं, पहला जो आम है ये आम और ईख, ये वास्तविक रूप में है लगा हुआ स्वर, और काम जो है, काम में जो आ है वो अपने इस मात्रिक रूप में लगा हुआ है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ दो स्वर जुड़ते हों, पहले लगा तो हम बता दिए और बीच में लगा तो बता दिए। अगर दो लगातार हो तो व्यंजन के बाद दो लगातार स्वर हो तो किसको हम मात्रिक रूप में रखें और किसको वास्तविक रूप में रखें, या फिर दोनों को ही वास्तविक रूप में रख दें या फिर दोनों को ही मात्रिक रूप में रख दें। देखते हैं क्या है। जब दो स्वर एक साथ लगे ना तो जो पहला स्वर होता है उसको हम मात्रिक रूप में रखेंगे और जो दूसरा स्वर होता है उसको वास्तविक रूप में रखेंगे। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे शुरुआत का स्पेलिंग क्या है। इसमें जो र के बाद जो ऊ की मात्रा है और आ की मात्रा है, ठीक है, तो र के बाद जो ऊ की मात्रा है वो पहला वाला जो है वो अपने मात्रिक रूप में लगा है, और उसके जो दूसरे वाला, उसके संग संग जो दूसरे वाला जो स्वर है वो अपने मूल रूप में लगा है या वास्तविक रूप में लगा है। ठीक है, जैसे गुंजाइश, कौवा, औ की मात्रा है और आ की मात्रा भी है। जो औ की मात्रा है वो अपने मात्रिक रूप में लगा है और उसके बाद जो स्वर है आ है वो वास्तविक रूप में लगा है। शुरुआत का स्पेलिंग जो दूसरे वाला है वो नहीं होगा, या दोनों, जैसे इसमें लिखा हुआ नीचे वाले में आप देख पा रहे हैं जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, इसमें दोनों ही कौन से रूप में लगा हुआ है, मात्रिक रूप में लगा, पर ये गलत है। अब हम आते हैं स्वर का उच्चारण स्थान। देखिए, सर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, और आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। आप बोल के देखिए, जब आपको पता चलेगा कि जो हवा है, जो जीव है जहाँ से टकरा रही है, जहाँ हवा जहाँ से टकरा रहा है, जहाँ उस जगह उसका उच्चारण स्थान होगा। क्योंकि रियल में रहता एक है, पर उच्चारण का स्थान बदल जाने पर ना उसका जो साउंड निकलता है वो अलग निकल जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आ कंठ से आता है, ई तालू से आता है, ऊ होठों से आ रहा है, जो हवा है होठ से टकरा रहा है, री मूर्धा से। मूर्धा क्या होता है, जब हम ट बोल रहे हैं, ट बोलिए, ट बोलते वक्त जो आपका जो टी पॉइंट है टंग का, वो जहाँ पे टच हो रहा है ना मुड़ के, मूर्धा, वो उसका आपका वो जो है ना, वो है जो पार्ट है, वो जो माउथ का जो पार्ट है टंग के बीच के जो जस्ट ऊपर, वो है आपका मूर्धा। ए कंठ से और तालु से शुरू हो रहा है, तालु उसका उच्चारण स्थान है। और औ कंठ और होठ है उसका उच्चारण स्थान। डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन फ्रेम कर देते तो ये याद रखिएगा। अब आता है हमारा व्यंजन। व्यंजन जानने से पहले एक बार देखते हैं कि स्वर क्या है। देखिए, पहले जो लोग थे, पहले लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो पहले सांकेतिक रूप में इशारों में बात करते थे। कुछ इशारा सिंबल यूज़ करते होंगे पहले के लोग, लिखना पढ़ना तो नहीं आता था उन लोगों को। हमारा हिंदी का जो एवोल्यूशन बहुत धीरे, उस टाइम पे नहीं हुआ था जब लोग इसको क्या बोलते हैं, हंटर गैदरर्स थे या फिर नोमैडिक लाइफ जीते थे। उससे भी पहले जाइए तो जब
क्या बोलते हैं उसको, होमोनिड्स, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, जो मानव की तरह नहीं थे, भाला वाला लेके मारते थे और खाते थे जानवर लोग को। तो उस टाइम पे उन लोग उतने सभ्य नहीं थे, सिविलाइज्ड नहीं थे, उन लोग को भाषा नहीं आता था, तो उन लोग सांकेतिक रूप में बात करते थे, सामने वाला समझ गया बस। पर उसके बाद किसी को अगर वो बात जानना है तो वो कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। तो उन लोग सोचे कुछ उपाय ढूंढते हैं कि मेरे जाने के बाद ही मेरा बोला हुआ बात रहे, प्रिजर्व रहे। तब उन लोग क्या किए, कुछ सिंबल यूज़ करेंगे। अब बोले हैं प्रिजर्व कैसे रखेंगे, रिकॉर्डर तो था नहीं, कहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे कैसे। लिखने के लिए अब वो जो मुंह से आवाज़ निकाले हैं, जो ध्वनि निकला है, उस ध्वनि को, या फिर कुछ भी साउंड निकाल के ही बात करते होंगे, या फिर सांकेतिक के बाद फिर साउंड निकाल रहे होंगे, वो साउंड हम लिखे कैसे। उस साउंड निकाल रहे हैं जो, उस साउंड को जब एक सिंबल दे दिए, वो सिंबल बन गया हमारा लिपि। हर भाषा का अपना एक लिपि होता है। जो ध्वनि को उच्चारण करने के लिए जो हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं, लिखने के लिए जो उच्चारण नहीं, जो ध्वनि को हम लिखने के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं, वो हमारा हर भाषा का लिपि हो गया। जो ध्वनि का जो लिखित रूप है वो है हमारा वर्ण, और वर्ण का जो मौखिक रूप है वो है हमारा ध्वनि। ठीक है, जब मुंह से ध्वनि निकला और उसको जब हम लिखित रूप में लिख दिए, वो वो क्या कहलाया, वर्ण कहलाया। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहला स्वर जो वो होता है जिसके उच्चारण में हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जैसे अ, आ, ई, जो औ तक है, इसमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। बिना किसी और के सहारा लिए, बिना किसी अन्य वर्णों का हेल्प लिए हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। पर आप क, ख, ग बोलिए, नहीं बोल सकते। बिना अ के नहीं बोल सकते। आप लिख सकते हैं हलंत लगा के, पर उच्चारित नहीं कर सकते। और यहीं से हमारा आता है व्यंजन का डेफिनेशन या परिभाषा। क्या आता है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने, यहाँ पे क्या लिखा है, बोले जाने, मतलब उच्चारण कर रहे हैं आप। बिना स्वर के मदद लिए आप व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट क्या है व्यंजन के बारे में, व्यंजन का परिभाषा हम लोग को मिल गया। इसको घुमा सकता है, थोड़ा मोड़ा घुमा सकता है, पर आप बेसिक क्रक्स जानिएगा, क्योंकि जब हम लोग स्टक कर जाते हैं ना कहीं पे, तो डेफिनेशन ही है जो मेरे को याद दिलाता है कि इसका, अब मान लीजिए 2 वर्ण दे दिया, इस 2 वर्ण में आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि कौन सा स्वर में आएगा, कौन सा व्यंजन में आएगा। आप उसका परिभाषा पे आइए, डेफिनेशन पे आइए। क्या उसको उच्चारण करते वक्त हमको किसी और का ज़रूरत लग रहा है? अगर लग रहा है तो वो व्यंजन है, और नहीं लग रहा है तो वो स्वर है। तो परिभाषा हम मदद कर दिया। दूसरा क्या आता है, स्वर के बिना व्यंजन के पास जो अनुस्वर, वो तो दिख नहीं रहा है, स्पेलिंग गलती नहीं है ये, वो जो है ना एडिट करने के कारण दिख नहीं रहा। स्वर के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, व्यंजनों को लिखना संभव नहीं, ये नहीं बोल रहा, व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हलंत लगा के, हम लोग आगे पढ़ेंगे। बिना स्वर वाले व्यंजन में हल, इसका यह हलंत लगा होता है, जिसे आधा व्यंजन भी कहते हैं। आधा व्यंजन कैसे कहते, आधा व्यंजन क्यों बोलेंगे, उसमें स्वर अगर नहीं लगा हुआ है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको कैसे लिखेंगे, हलंत लगा के, नीचे हलंत लगा देते हैं। हम लोग जब व्यंजन पूरा पढ़ेंगे तो देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में, वर्णमाला क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस किए हैं, आप पहले वाले वीडियो में मेरे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। भाषा, लिपि, वर्णमाला, बोली, स्वर का वर्गीकरण सब क्लियर किए हुए हैं, आप जाके देख लीजिएगा। फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित क्रम, सीक्वेंस, जैसे कि एक माला, गले का हार मोती से पिरोया रहता है, तो बहुत एक सीक्वेंस वाइज अरेंज रहता है। जैसे तैसे कोई भी माला नहीं लगा, कोई भी मोती नहीं लगा देते हैं, एक पैटर्न होता है। उसी पैटर्न से जब वर्णों को हम एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में, एक व्यवस्थित क्रम में अगर अरेंज करें, तो जो पूरा सीक्वेंस बनता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 39 होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या 11 होती है, 39। अब हम यहाँ पे व्यंजन पढ़ रहे हैं तो व्यंजन पे ही डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमारा जो 39 व्यंजन है, 39 व्यंजन में जो 25 व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन है, 4 जो है अंतस्थ व्यंजन है, 4 उष्म व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है, और 2 द्विगुण व्यंजन है। अब पहले तो क्वेश्चन पूछ देता था कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं, व्यंजन की कितनी संख्या है, 39 बोल देते थे। पर अब नहीं पूछता, अब आपसे पूछेगा स्पर्श व्यंजन कितने हैं, या अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, या फिर 2-4 आपको
दो चार आपको व्यंजन दे देगा, उसमें बोलेगा कि इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, इसमें ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन का परिभाषा क्या है, तो आपको जानना पड़ेगा। डिटेल में हम लोग करेंगे इसी वीडियो में। तो हमारा कितना संख्या हुआ, 39 हुआ। 39 में हम उसको पूरा बांट लिए हैं। 25 स्पर्श में आता है, 4 अंतस्थ में आता है, 4 उसमें आते हैं, 4 संयुक्त में और 2 द्विगुण में। इसके बाद अब आता है हमारा, देखिए कभी कभी आपसे ये भी ऑप्शन में हो सकता है 39 ना हो के, जैसे यहाँ पे देखिए ना 39, अगर आपसे ये भी हो सकता है कि 39 ना हो के क्या हो, 33 हो, तब आप क्या कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 भी दी गई है। परंपरागत मतलब क्या, ट्रेडिशनल मेथड, जो शुरू से शुरुआत आ रहा है, जो शुरू से होता आ रहा है। तो कितना है, परंपरागत अगर दिया है तो आप 33 लगाइएगा, या अगर आपको बोलेगा कुल संख्या तो आप 39 यूज़ कीजिएगा। पहले आप ऑप्शन भी देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में भी हमको क्वेश्चन देख के लगता है कि मैच नहीं कर रहा है ये, और क्वेश्चन और आंसर के साथ तो मैच ही नहीं। जो क्वेश्चन पूछा गया ये हम लोग पढ़े हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं मूल दीर्घ स्वर में, कि ऑप्शन जो था वो मैच ही नहीं करता, लग रहा था कि क्वेश्चन ही गलत है, पर नहीं, वो जन्म के आधार पे स्वर पूछा गया था। आप पहले वीडियो में देखिएगा, वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। आगे भी हम लोग जब हमारा वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब हम वापस वर्णमाला से जितना टोटल क्वेश्चंस है उसको 50 से एबव ही कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। तो क्या है हमारा, परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है, क से लेके ह तक। परंपरागत का क्या मतलब है, परंपरागत का मतलब होता है कि हमारा जो हिंदी का जो लैंग्वेज है, जिस तरह से इंसान में एवोल्यूशन होता है, हमारे लैंग्वेज में भी एवोल्यूशन हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, बदलाव आया है, धीरे धीरे बदला है थोड़ा। तो पहले जैसे संस्कृत, प्राकृत, पाली, अभंस, हिंदी, अब आधुनिक हिंदी, जिस तरह से ये हमारा हिंदी हम लोग लेते गए थोड़ा बदलाव आया, और आधुनिक हिंदी में जब लोग आए तो उस टाइम से क से लेके ह तक जो व्यंजन है वो उस टाइम भी था और अभी भी है। इसलिए परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है। ये हमारे देवनागरी में बहुत पहले से प्रेजेंट है, इवन अभी भी है। हाँ, अब हम लोग पहले भी बोले हैं, पहले भी हम डिस्कस किए हैं कि हम व्यंजन का उच्चारण अ स्वर के बिना नहीं कर सकते हैं। तो सामान्य प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला रहता है और रहता ही है। अ के बिना कोई व्यंजन का उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसको अलग अलग व्यंजन के साथ जब हम ऐड करते हैं अलग अलग स्वर को अगर व्यंजन के साथ ऐड करें तो अलग अलग ध्वनि प्रोड्यूस होगा, अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होगा, एक अलग साउंड दे देता है। और यही रीज़न है कि अंग और आह को हम स्वर में नहीं रखते, ये हम बताएंगे। स्वर का एक स्पेशल कैरेक्टर भी होता है कि जब वो व्यंजन के साथ लगता है तो एक अलग ध्वनि देता है। क के साथ अगर अ लगा तो क बना दिया, क के साथ आ लगा तो का, क के साथ छोटी ई लगी तो की थोड़े समय के लिए बोलते हैं हम लोग, ह्रस्व स्वर जिसको हम पढ़े हम लोग स्वर में, आप वीडियो में देख लीजिएगा। बड़ी ई लगी तो की, छोटा उ लगा तो कु, बड़ा उ लगा तो कु, फिर री लग गया तो क्री। जनरली री को हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग आगे और इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि री की जो मात्रा है किस व्यंजन के साथ नहीं लगता री। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा, अगर ए के साथ लग के, कै, को, कौ, अंग और आह जो है ना, इसको अगर हम क के साथ यूज़ करें तो कंग, कह, ये एक उच्चारण दे रहा है, एक अलग उच्चारण दे रहा है, स्वर का कुछ प्रॉपर्टी दिखा रहा है ये अंग और आह। अब देखिएगा, हम आपके जब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे तो व्यंजन का भी एक प्रॉपर्टी दिखाएगा। इसीलिए हम ना अंग और आह को अयोग बोलते हैं, ना स्वर में रखते हैं इसको और ना व्यंजन में रखते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी इसका स्वर जैसा भी होता है, कुछ प्रॉपर्टी इसका व्यंजन जैसा भी होता है। वो हम लोग आगे होगा तो डिस्कस कर लेंगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आते ही क्या है, 5 नंबर पॉइंट में क्या बोला है, सामान्य प्रत्येक व्यंजन में अस्वर मिला रहता है। जैसे क, ये जो क में हलंत नहीं अक्षर है, क जो ये लिखा हुआ है, जो क लिखा हुआ है, इसमें क्या है, हलंत क लगा हुआ है और अ लगा हुआ है। और हलंत अगर नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब उसके अंदर अ प्रेजेंट है, और अगर हलंत लगा हुआ है मतलब उसके अंदर से स्वर हटा दिया गया है। जैसे हम अभी से पहले यही डिस्कस किए थे, यही बोले हैं, भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजन का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। अलग अलग स्वर हम अगर यूज़ किए तो उसका अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे क में जो हलंत लगा हुआ है, देखिए क में जो हलंत लगा हुआ है, ये अ के साथ होगा तो क बन जाएगा।
क में हलंत लगा हुआ ये जो क में हलंत लगाने का मतलब है कि ये स्वर के बिना है। आ लगा दिए तो का बन गया, छोटी लगा दी की, बड़ी, छोटा वो, बड़ा वो। देखिए जैसे हमें भी डिस्कस किए हैं, कंग और का तक हम लोग जो भी यूज़ किए, अलग अलग अगर हम स्वर यूज़ कर रहे हैं तो अलग अलग हमको साउंड मिल रहा है। अब आता है हमारा हलंत और अजंत क्या होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हलंत किसे कहते हैं, अजंत किसे कहते हैं, या फिर इसमें से हलंत कौन सा, अजंत कौन सा है। तो हलंत क्या हुआ, हल से अंत होने वाला, हल से अंत होने वाला, हल लगे व्यंजन को हलंत कहते हैं। अगर व्यंजन में हल लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हलंत बोलेंगे। और अजंत क्या है, अ से स्वर के साथ, स्वर लगने पर अंत हुआ, जिसका अंत होने वाला, उसको हम अजंत कहते हैं। अ और जंत, सॉरी अ स्वर में क्या बोल रहे हैं, स्वर से अंत होने वाले व्यंजन को अजंत कहते हैं। जो अंत हो रहा है, जैसे कि क के साथ अ लगा हुआ है, अब क जो क हलंत के साथ अ लगा रहे हैं तो क हो जा रहा है, फिर हलंत के साथ आ लगा रहे हैं तो का हो जा रहा है। इसमें क्या है, इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लास्ट में हलंत के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं, स्वर यूज़ कर रहे हैं। स्वर यूज़ करने के बाद जो लास्ट में जो हमारा जो अक्षर निकल रहा है वो क्या हमारा हो रहा है, अजंत। स्वर से तो ये जो क है, का है, की है, ये क्या है, ये अजंत है, ये हलंत नहीं है, क्या है, अजंत है, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है। स्वर के साथ, स्वर लगने के बाद इसका अंत हो रहा है, और ये स्वर के बिना हो रहा है, इससे ऊपर वाला हलंत। अब हमारा आता है स्पर्श व्यंजन। ये हमारा व्यंजन शुरू होगा यहाँ पे, हम लोग पढ़े हैं इसमें, जिसमें हम पढ़े थे ना 25 4 4 4 2 स्पर्श व्यंजन। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, पेंटागन जो बनाया हुआ था। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, त्रिगुण व्यंजन। अब यहाँ पे आइए, तो ये जो हमारा पहला काम करते हैं, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो यहाँ से हम वापस दूसरे वीडियो में शुरू करेंगे। अभी यहीं तक रहना देते हैं, वापस हम लोग स्पर्श व्यंजन से शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।